आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेशल क्लासेस, जिसके अंदर हम सारा सिलेबस कवर अप कराएंगे जो आपका टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये करने के बाद आपका चाहे डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो या कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का आप हर कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पेशल क्लासेस, जिसके अंदर हम सारा सिलेबस कवर अप कराएंगे जो आपका टीजीटी और पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये करने के बाद आपका चाहे डीएसएसबी का हो, केवीएस का हो, एनवीएस का हो या कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का आप हर कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कंप्यूटर गुरु हब को टेलीग्राम पर ज्वाइन करते हो तो जितना भी कंटेंट है, स्टडी मटेरियल है, जो भी चाहिए होता है कंप्यूटर रिलेटेड हर एक एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, वो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर रखा है। अगर आपको 1-to-1 डिस्कशन करना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कंप्यूटर गुरु हब के ग्रुप से जो है वो जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बात सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कर्नल क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या है। जो कभी कभार पूछ लिया जाता है वो पूछ लिया जाता है 32 बिट और 64 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है और ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कैसे होता है। तो इस लिस्ट में से हमेशा कोई भी कंप्यूटर का अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है तो 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आने होते हैं। तो वो सारे के सारे मैं आज आपके लिए कवर अप करा दूंगा और उसके लिए अगर आपको श्योर होना है इसके बारे में कि आपके सारे क्वेश्चन निकल जाए तो वीडियो पूरी देखिए। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वो जानने से पहले हमें जो है वो सॉफ्टवेयर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो चीज़ें जो कंप्यूटर को कुछ करने के लिए जो है वो कहती हैं। आपने जो बेसिक लेवल पर पढ़ा होगा वो सिर्फ यही पढ़ा होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, बट उसके साथ साथ एक चीज़ और एसोसिएटेड होती है। वो क्या होती है? एक परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को। तो ये होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे किसी भी डिवाइस को कंट्रोल करना, जो जैसे मेरा डिस्प्ले लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, स्टोरेज डिवाइसेस लगा हुआ है, उन सबको हैंडल करने के साथ साथ वो काम है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो काम करता है कि मान लो यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई काम करना है, उसमें जैसे उसको यूज़र का डेटा जो है मैनिपुलेट करना है, उसमें उसको कोई भी टेक्स्ट का काम करना है, स्प्रेडशीट का करना है, डेटा प्रोसेसिंग का करना है, इन्वेंट्री का, पेरोल सर्विसेज, वो सारी ऐप जो यूज़ की जाती हैं वो की जाती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर उसके बाद जो हमारी एक थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है नेटवर्क सॉफ्टवेयर के अंदर, जो ये संभालते हैं कि अगर मैं नेटवर्किंग के ऊपर अगर मेरा कोई डिवाइस है तो उनके बीच में जो है सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी। इसके साथ साथ जो एक चीज़ पूछी जाती है वो पूछा जाता है फर्मवेयर क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा सकता है। एक फर्मवेयर या हार्ड सॉफ्टवेयर क्या होता है? वो ये सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी किसी भी डिवाइस के साथ उसकी रीड ओनली टेक्नोलॉजी यानी कि उसके रोम के अंदर जो फिट कर दिया जाता है उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं? हम फर्मवेयर कहते हैं। तो ये वाला था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे 4 तरीके के हो सकते हैं। उसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर आ सकता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आ सकता है, एप्लीकेशन हो सकता है और मलिशियस सॉफ्टवेयर जो नई कैटेगरी है वो ये ऐड हुई हैं। जो सबसे पहले आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि बेसिक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर जिसका सारा काम क्या हो गया कि जो ड्राइवर को संभालता है, कंपाइलर होते हैं, डिस्क फॉर्मेटर होते हैं, टेक्स्ट एडिटर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। और उसके साथ साथ जो यूटिलिटी जो ये कहते हैं कि कोई भी जो कंप्यूटर जो हमारी मशीन है उसको इफेक्टिवली जो है वो कैसे यूज़ किया जा सकता है।
इसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो मैनेजिंग का काम करता है, जो जिसके अंदर जो कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो सारा मैनेज कर सकता है। और जैसे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो जनरली किस में लिखे जाते हैं, सी प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं, अगर मैं यूनिक्स के लेवल से बात करता हूँ। दूसरी कैटेगरी आती है जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की, उसके अंदर हमारे पास जो आते हैं जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सारी चीज़ें, जिसके अंदर कंपाइलर आ गए हमारे, लिंकर आ गए, डिबगर आ गए, इंटरप्रेटर आ गए, वो सारे सॉफ्टवेयर किस के बिहाफ पर कैसे होते हैं, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो होती है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। फिर उसके बाद आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने बताया था कि वो सारी एप्लीकेशन जिसके साथ यूज़र जो है वो काम कर सकता है इंटरेक्टिव तरीके से, उसके अंदर जो आ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, कोई भी गेम आ गया, कोई भी एजुकेशनल ऐप जितनी भी आ गई, वो सारी चीज़ें किसके काम करती हैं, वो सारी होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। और ऐसी ऐसी चीज़ें, अगर कोई भी सारा सॉफ्टवेयर है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके बोल देते हैं तो उसको ऑफिस जो सॉफ्टवेयर सूट भी कह देते हैं। इसके साथ साथ जो मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है वो होते हैं हमारे वायरसेस, जो इसका काम क्या होता है कि हमारे सिस्टम को हार्म करना, कि वो मेरे सिस्टम को ख़त्म कर सकते हैं, जो काम उसको करना चाहिए था वो काम करने में उसको करने नहीं देते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत करने से पहले बेसिक ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, कोई ऐसा डायग्राम आपने उसमें देखा होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन होती है, यूज़र ऐसे। और अब अगर आपने कंप्यूटर बेसिक पहले पढ़ा तो उसके अंदर आपने ये चीज़ें बताई होंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है बिटवीन, इंटरफेस होता है बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर। वो किस बिहाफ पर ये डेफिनेशन बनाई गई है, ये डेफिनेशन बनाई गई है इस फिगर के हिसाब से। जैसे ये हार्डवेयर हो गया, ये यूज़र हो गया, तो इनके बीच में आने वाली जो चीज़ होगी उसको इंटरफेस कह दिया। पर सिर्फ इस एक लाइन से ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा इंटरफेस तो होता ही होता है, बट उसके साथ साथ वो क्या करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, वो सारी चीज़ें हैंडल करता है, जैसे इनपुट आउटपुट क्या होती है। और साथ साथ में अगर आपके पास डिवाइस लगे हुए हैं, अलग अलग से डिस्क डिवाइस लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, तो उन सब की जो है वो कंट्रोलिंग भी करता है। तो ये सारा काम भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है। तो इसी के बिहाफ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, वो क्या करेगा, एलोकेट करता है सारे रिसोर्सेज, सर्विसेज, मेमोरी, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन। अगर वो ये सारी चीज़ें अलोकेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या हो गया, एक रिसोर्स मैनेजर हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये इंटरफेस होता है हमारे कंप्यूटर और यूज़र हार्डवेयर के बीच में। उसके साथ साथ ये क्या होता है, ये होता है रिसोर्स मैनेजर, जो हमारे कंप्यूटर के रिलेटेड रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। उस सारी चीज़ों में क्या आ गया, उसमें अंदर आ गया हमारा मेमोरी मैनेज करेगा, प्रोसेस करेगा, डिवाइस करेगा, इंफॉर्मेशन मैनेज करेगा, साथ साथ इनपुट आउटपुट प्रोग्राम भी मैनेज करेगा, जो उसके अंदर फाइल सिस्टम हो रहा है वो भी मैनेज करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। फिर आपने जब पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पढ़ा होगा, इसके अंदर आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल है। जो कर्नल क्या होता है, बेसिकली क्या करता है, ये आगे हम वीडियो में देखेंगे। अगर वो आपको समझना है तो पूरी की पूरी वीडियो देखते रहिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर गए तो आप जो है अपना मेन एग्जाम का सिलेबस जो है वो स्किप कर देंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद जब बात की जाती है तो ये पूछा जाता है कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। तो फंक्शन के अंदर हमारे पास जो आपने सुना होगा वो बेसिकली यहाँ तक पढ़े होंगे आपने, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, बस आपने सिर्फ इतना पढ़ा होगा। बट यहाँ तक ही जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात ख़त्म नहीं हो जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर उसका जो सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट होता है, यानी कि आपकी जो डिस्क होती है वो भी मैनेज होती है। उसके साथ साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाएगा, वो आपको नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करवाएगा। वो अगर आपकी अलग अलग कम्युनिकेशन लगी हुई है, जैसे अगर कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, या कोई भी उसके साथ साथ आपने जो एक्सटर्नल फ़ोन लगा रखा है, तो वो सारी भी चीज़ें मैनेज करेगा। और जॉब अकाउंटिंग का मतलब है जो भी प्रोसेस चल रहा है, कितने भी काम इसके थ्रू किए जा रहे हैं, वो सबको मैनेज भी करेगा।
तो इसी के बिहाफ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या आपको ऐसे दे देंगे कोई भी चीज़ें कर देंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, क्या नहीं करता है, मेमोरी मैनेज करता है, किस तरीके से करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होगी, वो किस तरीके से होगी। ये अभी जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर पूरी बुक जैसा जो भी हम सिलेबस कवर अप करेंगे तो इन सब के ऊपर जो हम डिटेल में काम करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से करता है, प्रोसेस किस तरीके से मैनेज होता है, फाइल किस तरीके से मैनेज होती है, डिवाइस किस तरीके से मैनेज होता है, इनपुट आउटपुट किस तरीके से मैनेज होती है। तो ये बेसिक फंक्शन का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और बहुत ज़रूरी याद रखनी है। तो फिर इसके बाद जो बात आती है वो आती है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन ये बन जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या कई बार आपको ये स्टेटमेंट दे दी जाती है कि ऐसा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको बैच प्रोसेसिंग भी कहते हैं। जैसे अगर इसको हिंट देने के लिए मैं आपको अगर बताऊं कि हमारे पास पहले क्या होता था, ब्लैक स्क्रीन चलती थी, एक डोस आता था, उसके अंदर मैं कमांड टाइप करता था। जैसे ही कमांड टाइप करता था वो एग्जीक्यूट होके दिखा देता था। फिर उसके बाद मैं कुछ एक टाइम ले लेता था कमांड टाइप करने में, तो उसके बाद जब उसके साथ काम करता था तो फिर उसके बाद जब एंटर होगा तो जब जाके सीपीयू काम करेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, हमारा जो सीपीयू और सारे डिवाइसेस थे वो बहुत ज़्यादा वेटिंग स्टेज में जा रहे थे। तो इसको कवर अप करने के लिए हमने जिस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम बना वो था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता था, जैसे मेरे को 20-30 कमांड जो वो एक साथ कंबाइन करके ये सारा जो है वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट कर सकता था। तो इस तरह के जो सिस्टम को था वो बोला था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। और इसी का एग्जांपल है, अगर आपने कई बार देखा हो कि मेरे पास .bat नाम की फाइल बनती है। अगर आप शुरू में अगर आपने डोस पढ़ा है, या कई बार अगर आप हैकिंग में भी चले जाते हैं और जहां पर आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करवाना है कि ये टास्क हो जाए, ये टास्क हो जाए, ये टास्क हो जाए, तो उन सब के अंदर भी जो फाइल बनती है वो क्या बनती है, बैच प्रोसेसिंग की बनती है। और उसमें भी जो लिखा जाता है वो बैट लिखा जाता है। फिर उसके बाद आपके पास अगला जो पूछा जाता है वो होता है मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक टाइम पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को अपनी मेमोरी में रख सकता है। प्रोसेसिंग जो होगी वो 1 बाय 1 होगी, एक से ज़्यादा प्रोग्राम अपनी मेमोरी में रख सकता है और उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, जब व्हेन 2 और मोर प्रोग्राम कैन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। वो किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो एग्जीक्यूट कराता है कि हर एक को एक डेफिनेट टाइम इंटरवल दे देता है। बेशक से 2 प्रोसेस मेरे अंदर हैं, जैसे 2 प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो क्या करता है, एक डेफिनेट टाइम इंटरवल दे देता है। जैसे 100 माइक्रो सेकंड एक को दे दिए, 100 माइक्रो सेकंड अगले को दे दिए। तो इस तरीके से उनका बारी बारी नंबर आता रहता है और हमें ये लगता है कि दो टास्क हैं वो सेम टू सेम टाइम पर हो रही हैं। तो ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर करता है तो उसको मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। फिर उसके बाद जो आता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। तो बहुत लोगों का कई बार डाउट आता है कि मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग का दूसरा नाम होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वो एसोसिएटेड है टाइम शेयरिंग के, जैसे 2 से ज़्यादा, 1-2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस जो हो गए वो मेरे पास एग्जीक्यूशन के लिए आ गए और उनको टाइम शेयरिंग बेसिस के ऊपर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है, जो मल्टी प्रोसेसर के साथ काम कर सकता हो, यानी कि उसके अंदर या फिर उसके अंदर जो ऐसा हो थ्रेडिंग लेवल के ऊपर काम करे, यानी कि उसको ये लगे कि प्रोसेस करने वाली जैसे प्रोसेसर है वो एक सिंगल यूनिट नहीं है, वो मल्टीपल यूनिट है जो साथ के साथ साइमल्टेनियसली काम करे। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, एक 1-to-1 एग्जीक्यूशन होगा, बट टाइम शेयरिंग का टाइम इतना स्मॉल हो जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। बट मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा काम करता है कि मल्टी प्रोसेसर के साथ काम कर सकता हो।
फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो एक डेडलाइन के ऊपर काम करते हैं, जो रियल टाइम इवेंट के ऊपर काम करते हैं, और उसके अंदर जो है कोई भी डिले बर्दाश्त नहीं होगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अगर मैं आपको काम कर लूँ, अगर आप कोई एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, उसके साथ साथ जो है करंटली डेटा प्रोसेसिंग चल रही है और उसके हिसाब से मेरा जो है सब सारी कैलकुलेशन आ रही है, तो वैसा कोई आ जाता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दो टाइप आ जाते हैं, एक आता है हार्ड रियल टाइम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम में जिसमें अगर डेडलाइन मिस हो गई तो इसका मतलब सारा प्रोसेस ख़त्म है, तो उसको हार्ड टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। अगर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें अगर मेरी डेडलाइन मिस हो गई तो ज़्यादा कुछ इतना खतरनाक काम नहीं होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट टाइप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। फिर उसके बाद जो अगला टाइप बनता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एक हिस्सा किसी एक कंप्यूटर के पास है, दूसरा किसी और के पास है, तीसरा किसी और के पास है, चौथा किसी और के पास है, पांचवा किसी और के पास है। तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे ब्लॉकचेन का सिस्टम है, वो भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका सर्वर हो गया, वो भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग डिवाइसेस पे लगते हैं, जिसका काम होता है राउटिंग का, नेटवर्क से लेना देना हो गया, जो राउटर के ऊपर लगेंगे वो सारे हो गए नेटवर्क टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मोबाइल होते हैं, जो हमारे मोबाइल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, उसको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कह देते हैं। तो ये है, कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, कि आपको फंक्शनैलिटी दे देंगे, उसके हिसाब से आपको गैस करना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, या आपको ये दो या तीन एक साथ दे देंगे और क्वेश्चन पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहाँ पर भी आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जब बात आ जाती है, कई बार अगर हार्ड टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बनाने की सोच लेता है, तो वो उसमें कर्नल का कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस करा देता है। तो कर्नल क्या होता है, कर्नल भी जो है हमारा एक सेंट्रल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसका ये काम हो गया कि जो भी कम्युनिकेशन है जो सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में हो रहा है ना, उन सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो कर्नल को मैं क्या कह सकता हूँ, ये न्यूक्लियस होता है कंप्यूटर का, जैसे सारी फंक्शनैलिटी एक जगह पर कंबाइन होती है, तो वो सारा पार्ट जो है वो कर्नल का करता है, और वो ही एक्चुअल में मेक श्योर करता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेटा दे रहा है वो फिजिकल लेवल पे किस तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है, वो सारा जो है वो कर्नल करता है। तो कर्नल क्या होता है, इनर मोस्ट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और शेल जो होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाए तो शेल किस लेवल पर काम करता है, तो मैं आपको जैसे यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ है जो ये कर्नल काम करता है, और इसके अंदर जो काम करता है वो शेल काम करता है। जो कर्नल होता है वो आपका होता है क्लोजर टू कंप्यूटर हार्डवेयर, और शेल जो होता है आपका वो होता है क्लोजर टू यूज़र। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ कर्नल क्या होता है, इसके लो लेवल शेड्यूलिंग जो है ये प्रोवाइड करवाता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये करवाता है, प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है वो होती है कॉज ऑफ कर्नल। किस तरीके से करनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कंटेक्स्ट स्विचिंग है जो आपका जैसे प्रोग्राम काउंटर का डेटा जो है वो मैनेज करना है, किस डिवाइस के साथ क्या इंटरेक्शन करना है, कौन सा डेटा उठाना है, कौन सा डेटा नहीं उठाना है, वो सारा कर्नल करता है। तो फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ कर्नल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ कर्नल वैसे बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वो सिर्फ दो टाइप तक रह जाता है। एक होता है मोनोलिथिक कर्नल और एक क्या होता है माइक्रो कर्नल, पर उसके साथ साथ मेरे पास हाइब्रिड कर्नल भी होता है। तो इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो बस इन्हीं दो के बारे में पूछा गया है, इससे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाए तो वो आपकी किस्मत है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, अपनी तरफ से अलग तैयारी कर सकते हैं, बट मुझे ये लगता है इन दो के अलावा जो है अब तक कोई एग्ज़ाम्स में जो है वो नहीं पूछा गया है। तो मोनोलिथिक कर्नल क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, सिंगल कोड चलता है एक ब्लॉक प्रोग्राम का, और वो क्या करवा देता है, वो सारी रिक्वायर्ड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये अलग से कम्युनिकेशन लेयर प्रोवाइड करवा देता है बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के। तो ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है हमारा मोनोलिथिक कर्नल। फिर उसके बाद माइक्रो कर्नल क्या होगा, ये ऑल टाइप का होता है, ऑल रिसोर्स टाइप। जैसे जो मोनोलिथिक था वो वन था, और जो माइक्रो था वो क्या था,
ऑल सिस्टम टाइप है। इसके अंदर जैसे इसके अंदर अगर एक डिस्टिंक्ट लेयर बनाई हुई है तो उसने क्या कर दिया है, सारी सर्विसेज को हर एक अलग अलग एड्रेस स्पेस पर इम्प्लीमेंट कर देता है, और जैसे ही जिस यूज़र को वो सर्विस रिक्वायर होती है वो उस कर्नल एड्रेस के ऊपर चला जाता है और उसके साथ काम कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो कर्नल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में भी उसका साइज़ जो है वो बदल जाता है। फिर उसके बाद कई बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। वो पूछ लेते हैं कि आपका फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे कंप्यूटर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवा देता है, और फर्मवेयर क्या होता है वो सिर्फ रोम में डलता है। जैसे आपका अगर बायोस भी पूछा जाए तो बायोस भी क्या है, एक तरह का फर्मवेयर है। तो फर्मवेयर जो है वो क्या बनता है, वो आईसी पे बनता है। जो ओएस होता है वो यूज़र के चॉइस के ऊपर होता है, वो जैसा डालना चाहे वो वैसे डाल सकता है। जो फर्मवेयर है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि जो ऐसी मेमोरी जिसके अंदर लाइट चली जाए तो भी डेटा नहीं जाएगा, उसके ऊपर होता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो हार्ड ड्राइव के ऊपर होता है। फिर उसी तरीके से अगर आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो पूछ लिया जाता है कि 32 बिट एंड 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, वो सिर्फ 32 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकता है, 64 में 64 बिट का डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसके लिए मुझे 32 बिट टाइप का एप्लीकेशन चाहिए और 32 बिट टाइप का ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिएगा, प्लस 32 बिट वाला ही जो है हमें सीपीयू चाहिएगा। इसके लिए जो है मुझे 64 के लिए सारा आर्किटेक्चर वो 64 टाइप का होना चाहिए। फिर जो 32 बिट है वो चल जाता है विंडोज़ 8 पे, विंडोज़ 7 पे, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 10 पे भी चल जाता है, लिनक्स पे भी चल जाता है, और ये भी जो है हर एक किसी पर चल जाता है। जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर जो है मैक्सिमम रैम साइज़ कितना यूज़ कर सकते हैं। तो मैक्सिमम रैम साइज़ जो है वो 3.2 GB का यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो रैम सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और 64 बिट के लिए यही रैम कितनी होगी, वो 17 बिलियन GB की रैम तक को है वो सपोर्ट कर देगा। तो बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबली आपसे यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नहीं लिख दिया जाता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख दिया जाता है, सपोज आई वांट टू इम्प्लीमेंट 6 GB ऑफ रैम इन माय कंप्यूटर, विच आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आई शुड यूज़। तो उसमें डेफिनेटली क्या आंसर होगा, 64 बिट आंसर होगा। फिर उसके बाद जो अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है, वो है क्या है, ये पूछा गया है कि अगर आप अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर मैं अपना पावर ऑन का स्विच दबाता हूं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम शुरू होता है वो होता है बायोस। बायोस के अंदर क्या होगा, सबसे पहला जो चीज़ होगी वो क्या करेगा, रन होगा, और पोस्ट एक नाम का टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, उसको एग्जीक्यूट करेगा। उसके अंदर वो ये देखेगा कि जितने भी सारे डिवाइसेस इसके साथ लगे हुए हैं वो करंटली वर्किंग स्टेज में है या नहीं है। अगर किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, सपोज रैम में हो गई, प्रोसेसर में होगी या किसी और में होगी, तो वो बीप बीप का साउंड करके जो है उसको बता देता है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टेज 1 है उसमें क्या होता है, बूट लोडर। तो एक्चुअल में जो आपका बूटिंग का प्रोसेस है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट होने का बूट कहते हैं, तो वो यहीं से लिया हुआ है, बूट लोडर से ही। तो सबसे पहले क्या है, आपका बूट लोडर शुरू होगा। बूट लोडर क्या करेगा, एमबीआर के पास जाएगा, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड में जनरली क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जिसका डिस्क नंबर सबसे छोटा होता है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से उठाना है। तो इसको MBR बोल देते हैं, अगर लिनक्स में इसको लीलो भी बोल देते हैं, ग्रब भी बोल देते हैं। तो वो क्या होगा, बूट लोडर स्टार्ट होगा, फिर वो सारी फाइलें यूज़ करेगा, और वो सारी फाइलें वो कहाँ लेके जाएगा, वो कर्नल के पास लेके जाएगा। जैसे ही कर्नल के पास आएगा, कर्नल के पास डेटा आएगा, वो उसी तरीके से कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उसको मैनेज करेगा, और मैनेज करने के बाद वो है इनिट जो है एक यूज़र स्पेस होता है उसको शुरुआत कर देगा, जिससे हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोल्ड बूट और वार्म बूट क्या होता है। तो कई बार आप जो है बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका मैं एक सिंपल सा
आपको ट्रिक बता देता हूँ। कोल्ड बूट वो होता है जब मेरा प्रोसेसर ठंडा हो, और वार्म बूट जब होता है जब मेरा प्रोसेसर गर्म हो। प्रोसेसर गर्म कब होगा? प्रोसेसर गर्म जब होगा जब कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा होगा। यानी कि कोई भी अगर कंप्यूटर चलते चलते अगर मैं उसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, जैसे ऑल्ट कंट्रोल डिलीट दबा के मैं क्या कर देता हूँ, कई बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, या कंप्यूटर को ऐसे ही चलते चलते कंप्यूटर को पावर बटन दबा के जो है वो रीस्टार्ट करा देता हूँ, या रीस्टार्ट बटन दबा के जो भी है वो रीस्टार्ट करा देता हूँ, तो वो सारा पार्ट किसके अंदर आएगा? तो वो सारा आएगा वार्म बूटिंग के अंदर। फिर उसके अपोजिट अगर मान लो मेरा कंप्यूटर बंद था, यानी कि जैसे 5 या 10 मिनट तक भी बंद हो, जब प्रोसेसर ठंडा हो जाए और उस टाइम पे जो है मैं पावर बटन दबा के इसको ऑन करता हूँ, तो ये इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोल्ड बूटिंग। तो ये थे इसमें से बेसिकली जितना भी टॉपिक करवाया है। कोई भी कंप्यूटर का एग्ज़ाम हो, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो तो 2 क्वेश्चन के बारे में तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो जो है वो मिलते ही मिलते हैं, अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी और साथ में समझा भी है इसको। तो आई होप अगर जितनी भी जानकारी मैंने दी है उसके बाद आप 2 क्वेश्चन तो वो जो है आराम से निकाल लोगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। अगर आप चाहते हो मैं कोई और टॉपिक, स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो उसको आप कमेंट करना, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। और फिलहाल कुछ एक दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं नई वीडियो भी नहीं डाल पाया। आज मुझे टाइम मिला है तो आज मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आई होप जितना भी मैंने पढ़ाया आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है, कोई भी कहीं पर डाउट लगता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस सारी चीज़ को दोबारा समझा सकूँ। अगर नहीं होता है तो कमेंट के अंदर ही वो सारी चीज़ें मैं आपकी क्लियर करा दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।